हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो जैसे मैंने कहा था कि हम सबसे पहले जावा डीएस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारी जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जून। तो आज से हमारा जावा डीएस स्टार्ट होगा। कुछ 50 दिन तक हमारी पूरी कोर जावा में पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गई, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो जावा 8 के फीचर्स हो गए, इन सभी को मैं इधर डिस्कस करने वाला हूँ। आ गए समझ में? उसके बाद जैसे हमारे 50 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना डीएसए। तो उसके अंदर एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्यू, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और लास्ट तक हम हैशिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, ये सभी चीजें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। पहले तो आपको मैं उसका पहला बेसिक क्या लॉजिक होता है वो समझाऊंगा। उसके बाद उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए, अलग अलग क्वेश्चन आए, उन सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लगभग इस वीडियो के अंदर मैं पूरे 500 क्वेश्चन लेने वाला हूँ। आगे समझ में? तो 500 क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा। मैं उसको अलग अलग तरीके से करवाने वाला हूँ। मतलब कि मान लो कि एरे के अंदर मैंने लीनियर सर्च से उस प्रोग्राम को ट्राई किया, तो मैं उस प्रोग्राम को कैसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम कर सकते, तो अलग बाइनरी सर्च से कैसे हम सॉल्व करेंगे, सभी अप्रोचेस में एक एक करके आपको इधर बताने वाला हूं। तो जब हमारी डीएससी की सीरीज स्टार्ट होगी, तब और आपको मजा आ जाएगा। पर उससे पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जावा कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, कैसे वो कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड होता है, वो बाइट कोड कैसे काम करता है, जीवीएम, जेडीके, वो सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले 50 दिन पूरे बेसिक के ऊपर देने वाला हूँ। उसी के साथ जो एडवांस टॉपिक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क भी हमारे इसी 50 दिन के अंदर होगी। जेनेरिक्स हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, ये सभी हमारे ओपी के जो कॉन्सेप्ट हो गए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, सभी सभी चीजें मैं पहले 50 दिन के अंदर आपको पूरे स्टार्टिंग से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक, मतलब बेसिक जो लेवल होगी वहां से लेकर एडवांस लेवल तक, उसी के साथ मैं पूरे 200 से 300 क्वेश्चन, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, उन सभी को मैं इसी के साथ लेने वाला हूं। तो पहले जो 50 दिन होंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं, उससे आपका बेस बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। और कई लोगों को जो कलेक्शन फ्रेमवर्क नाम का चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, उसको तो मैं लगभग 8 से 10 घंटे उसको ऊपर देने वाला हूं मैं। उसके अलग अलग इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन आए उनको लूंगा, क्योंकि आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका डीएसए का कई सारा काम इधर हो जाता है। आगे समझिए। तो पहले हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और उसके बाद हम डीएसए को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है, वो है हमारा पहला यूनिट, वो है इंट्रोडक्शन टू जावा। तो इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि जावा क्यों सीखना जरूरी है, आज के टाइम में ही जावा क्यों सीखना जरूरी है। उसी के साथ में आपको कुछ फंडामेंटल होते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, एल्गोरिदम क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। उसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जावा की हिस्ट्री, जावा नाम कैसे पड़ा, ये सभी मैं आपको इधर बताने वाला हूँ। उसके बाद जैसे हमारा कंपाइलर जैसे काम करता है कि कंपाइल होने के बाद मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, पर जावा के अंदर एक न्यू कंसेप्ट आती है, वो है बाइट कोड। इस बाइट कोड को मैं आपको समझाऊंगा। उसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि इंटरनेट को जावा ने कैसे बदला, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ जावा के स्पेशल फीचर कौन कौन से, जो हम एक एक करके आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, उनके ऊपर एक एक लेक्चर आएंगे। पर हम पहले कुछ बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आपको डायरेक्टली जावा के फीचर्स ही आपको पूछे जाएंगे। आ गए समझ में? तो अभी हम चलते हैं कि हमें पहला जो टॉपिक है कि जावा क्यों सीखना जरूरी है। तो आज के टाइम में देखो कि 2025 के अंदर, मतलब आप देखो कि 2025 के अंदर वर्ल्ड की टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सर्च करोगे, तो सबसे पहली जो लैंग्वेज आती है उस जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आता है पाइथन, और थर्ड नंबर पे जावा लैंग्वेज आती है। आ गए समझ में? जावा किसके अंदर यूज की जाती है मोस्ट ऑफ द, आप देखो एंड्रॉइड एप्स हो गया, इंटरप्राइज सिस्टम हो गया, यहाँ सभी जगह स्प्रिंग बूट एपीआई बनाने के लिए, बैकएंड के लिए जावा हमारी यूज की जाती है। आगे समझे? तो आज के टाइम में जावा, आप देखो कि पाइथन की कंपैरिजन में आप देखोगे तो जावा भी उसी के साथ ज्यादा यूज होगी। क्यों क्यों होगी ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सिक्योरिटी, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर आज के टाइम में सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे सामने आपके फाइनेंशियल ऐप हो गए, उसके अंदर बैंक फाइनेंस हो गए, उस सभी एप्लीकेशन के अंदर आज के टाइम में जावा सबसे ज्यादा यूज होती है। पहले भी होती थी, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी ज्यादा होती है। आगे समझ में? तो सबसे पहले आप देखो कि इसका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जावा क्यों जरूरी है। तो आप देखो जावा जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो क्या करता है कि मान लो कि आपने जावा का प्रोग्राम कंपाइल किया विंडोज सिस्टम पर, और कंपाइल होने के बाद आपका जो बाइट कोड जनरेट होगा, वो बाइट कोड आप डायरेक्टली होस्ट कर सकते हो, और कोई भी उसे एक्सेस करके अपने लोकल सिस्टम पे वो प्रोग्राम चला सकता है। मान लो कि उसकी सिस्टम लिनक्स है या ओबंटू पे, उस सिस्टम पर अगर वो विंडोज पे भी कंपाइल किया है, तभी भी वो प्रोग्राम किस पे चलेगा, अपने लिनक्स या ओबंटू सिस्टम पे चलेगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। उसी के साथ देखो कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का बेस हमारा जावा ही है। अभी तो कॉटलिन यूज करते हैं, पर जो 90% एंड्रॉइड एप्स अभी तक जो बने हैं, वो मोस्ट ऑफ द, आप देखो कि जावा लैंग्वेज का यूज करके ही बने हैं। तो आप एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन का पाथ भी चूज कर सकते हो, या वेबसाइट
जावा फुल स्टैक का पाथ भी इधर से चूज कर सकते हो। मतलब एक लैंग्वेज जिसने जावा अगर पकड़ ली तो उसके अंदर वो फुल स्टैक भी कर सकता है, उसके अंदर वो एंड्रॉइड एप्स भी बना सकता है, आगे समझ लो एक बैकएंड डेवलपर भी बन सकता है। और बड़ी कंपनीज का सबसे ज्यादा फेवरेट अभी जावा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि बैंक्स, एमएनसीज, एंटरप्राइज जावा को यूज करता है फॉर सिक्योर एप्लीकेशन। तो सिक्योर एप्लीकेशन बनाने के लिए आज के टाइम में सबसे बड़ा रीजन आप देखोगे तो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा रीजन बूम करने वाला है। क्योंकि एआई तो आ ही गया है, पर एआई के साथ सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि बूस्ट होने वाली जो चीज होगी आगे जाकर वो है सिक्योरिटी। आगे समझो वो सिक्योर जितना आप उस एप्लीकेशन को बनाओगे उतनी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। आगे समझे तो आपको जावा ऐसी लैंग्वेज वो सबसे ज्यादा सिक्योर होती है। क्यों सिक्योर होती है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि जेवीएम जो काम करता है जावा वर्चुअल मशीन, वो कैसे वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है मैं पूरा आपको आगे बताऊंगा। अभी आप समझो कि बड़ी कंपनीज का फेवरेट क्यों है, क्योंकि सिक्योर एप्लीकेशन बनाने के लिए उसका यूज होता है। और नेक्स्ट देखो आप सिक्योर और रिलेबल लैंग्वेज है, क्योंकि जावा की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है। क्यों? वो अलग अलग सिस्टम पे जेवीएम होता है, उस जेवीएम के जावा वर्चुअल मशीन उसके अंदर ही क्या होता है कि वो क्या होता है कि उधर ही वो एग्जीक्यूट होता है, तो आपके सिस्टम के जो अलग मेमोरी है उसका एक्सेस उसको नहीं मिल सकता। स्पेसिफिक पोर्शन पे जो काम करना है, जो बाइट कोड आया है उसको कंपाइल करके मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके जो इंस्ट्रक्शन मशीन को देनी है वो दी जाएगी। आगे सामने और नेक्स्ट देखो कि साइबर थ्रेट्स या बचाने के लिए सबसे आपकी सिक्योर और रिलायबल लैंग्वेज आज के टाइम में मुझे लगती है वो जावा है। आगे समझ में हाई डिमांड एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, सभी का पर्पज यही होता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, या एक तो उनको क्या करना पड़ता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, या उन्हें करियर उसके अंदर बनाना पड़ता है, मतलब कि कोई जॉब अगर लग जाए। तो जावा की जॉब आज के टाइम में भी है, पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। आगे समझे तो जावा आपको सबसे बेस्ट लैंग्वेज अगर किसी को चूज करना है फेली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो वो जावा के साथ ही चूज कर सकता है। आगे समझ में। और इसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी, डेवलपर्स की वैल्यू हमेशा रहेगी। एआई भी आ जाए ना, मुझे लगता है एआई भी आ जाए ना, कितना परसेंट काम कर सकता है वो एआई सिक्योरिटी अंदर। वो अगर सिक्योरिटी अगर इंश्योर करता है तो सभी लोग एआई का यूज करके कोई भी एप्लीकेशन बना सकता है। पर नहीं, आज के टाइम में मुझे लगता है कि आप कोड तो आ जाएगा, सभी चीजें आ जाएगी, पर ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कहीं भी जाने वाली नहीं। आगे से उसका यूज हमेशा रहेगा। न्यू आ जाएगी, न्यू कुछ आ जाएगी, पर जो कई दिनों से चलती आ रही है ना, वो जावा हो गई, अपनी पाइथन हो गई, ये लैंग्वेज हमेशा यूज है। आगे समझे, क्योंकि चैट जीपीटी भी किसी लैंग्वेज के अंदर ही बना होगा ना, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली बन गया, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर यूज की हो। आगे समझे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाने नहीं वाली। आप किसी की भी बातों में मत आओ, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा अगर आपको इस आईटी फील्ड के अंदर काम करना है। आगे समझे तो यही थे कि जहाँ थर्ड पॉपुलर लैंग्वेज अभी भी है, वो कई बार आगे नीचे चलता रहता है, कभी 2 नंबर पे थी, किस टाइम पे 1 नंबर पे थी, अभी 3 नंबर पे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। 3 नंबर वर्ल्ड में से थर्ड नंबर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है, उनमें से भी थर्ड नंबर पर हमारी जावा लैंग्वेज अभी भी चल रही है। उसके बाद आप देखो कि फोर्थ नंबर पे C++, सिस्टम गेमिंग के अंदर ज्यादा यूज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के अंदर भी यूज होती है। पर हम जावा क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अभी सभी बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर आपको करना है तो C++ यूज करो। पर मेरे ख्याल से अगर किसी को एक ही लैंग्वेज पकड़कर उसमें अगर मास्टर बनना है, या उसी के अंदर आपको प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, सभी चीजें करने हैं, उसी वही लैंग्वेज आपकी अंत तक बनी रही है, फुल स्टैक उसके अंदर कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट उसके अंदर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको जावा लैंग्वेज ही चूज करनी चाहिए। आगे समझ। नेक्स्ट आप देखो कि क्यों कि जावा इतनी पॉपुलर है, उसका क्या रीजन है, ये मैंने आपको बता दी कि क्यों हमें सीखना जरूरी है। उसी के साथ कई सारे और फीचर्स है कि पॉपुलर लैंग्वेज आप देखोगे तो 60 अरब डिवाइस पे ये लैंग्वेज यूज की जाती है। कौन सी? अपनी जावा लैंग्वेज। और हर जगह यूज होती है, वेब एप्स हो गया, बैक एंड मोबाइल एप्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, सभी में यूज होती है। हाई सैलरी एंड जॉब्स, हमेशा जावा की डिमांड है ना, हमेशा हाई रहती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है उसके बारे में हम इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे। आगे जब मैं पूरा ओपी स्टार्ट करूंगा तो उधर मैं पूरा बेसिक आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीजें बताने। मतलब आप देखो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड थी वो किसके ऊपर काम करती थी? प्रोसीजर पे, मतलब उसको एक फ्लो चाहिए था, उस फ्लो के ऊपर ही वो काम करती थी। पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है वो किसके ऊपर काम करती है? कि जो भी आपके डेटा होगा उस डेटा की बेसिस पर काम करना, जो भी ऑब्जेक्ट होगी, वो क्लासेस होंगी, उनके बेसिस पर काम करना। मतलब पहले से कुछ चीजें होंगी, उसके बाद हम एक सोचेंगे कि क्या करना है। इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम जब स्टार्ट करेंगे ओओपी को तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। रिच एपीआई एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब कि इधर आप देखो पहले से भी कई कई सारी चीजें लिखी गई है, तो आपको स्टैक ओवरफ्लो हो गया, वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप वहां से भी अपना एरर को सॉल्व कर सकते हो। अभी एआई आ गया है तो उसकी भी ज्यादा यूज नहीं होता, एआई से भी आप कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पर एआई को भी कुछ एनालाइज करके भी दे रहा है, तो
कहाँ से दे रहे हैं, कहीं तो कुछ ना कुछ बिल्ड होगा उसी एनालिसिस की बेसिस पर अपना एआई काम करता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, अलग अलग वर्जन आप देखो कि डे बाय डे अभी वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी जावा का कौन सा 23 या 27 कुछ तो वर्जन चल रहा है, मैंने अभी देखा नहीं, कल की वीडियो में हम देखेंगे कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जावा का। आगे सामने तो ये हो गई हमारी की बात की हमें जावा क्यों सीखना चाहिए। पर आप कहोगे ये लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, आप क्या कह रहे हो। लैंग्वेज हमको पता है कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो होती है हमारी लैंग्वेज। मतलब कि अगर दो दोस्त बात कर रहे हैं, मतलब इधर देखो कि आप गए किसी के पास कि हेलो हेलो आपने कहा उससे, तो हेलो वो क्या रिप्लाई दे सकता है, नमस्ते, क्या कहना चाहते हो, क्या बात है, हाँ हेलो, हाय हेलो, वो भी हेलो कुछ ना कुछ बात करेगा। मतलब आप जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जैसे आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जैसे आपको मान लो कि मेरे साथ अगर ऑफलाइन कोचिंग में हो गया, अगर किसी को डाउट आ गया तो वो भी रिस्पॉन्स करेगा ना कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही, या सर ये चीज फिर से रिपीट करो, आ गया समझ। या आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, तो बात कर रहे हैं तो उसका कुछ तो मीडियम होगा ना। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। अगर मान लो आप अलग अलग स्टेट में जाओगे तो लैंग्वेज बदलती जाएगी अलग अलग लोगों के अनुसार। जैसे कि अभी कोई अगर महाराष्ट्र में है तो किस लैंग्वेज में बात करेगा, मराठी में बात करेगा। आगे समझ में, तो ये लैंग्वेज होगी। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जो यूज की जाती है वो क्या होती है, लैंग्वेज होती है। पर ये हो गई हमारे ह्यूमन के बीच में कि लैंग्वेज हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज के अनुसार अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आगे समझे। पर अगर हमें कंप्यूटर के साथ बात करनी, कंप्यूटर के साथ अगर बात करनी है तो कंप्यूटर को थोड़ी ये समझ में आता है कि हेलो, हाउ आर यू, या कैसे हो आप, ये सभी चीजें उसको थोड़ी समझ में आएगी। उससे अगर आपको बात करना है तो आपको उसी के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को हमेशा कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, तो कंप्यूटर को हमेशा सिग्नल्स के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है, 0 या 1 के फॉर्म में लैंग्वेज होती है, बाइनरी फॉर्म के अंदर लैंग्वेज होती है, वही उसको समझ में आती है। ये मशीन मशीन कोड ही उसको समझ में आता है। आगे समझ में। तो कंप्यूटर को हमेशा 0 या 1, या आप समझ सकते हो कि लाइट ऑफ हो गई, ऑन हो गई। ऑफ हो गई मतलब क्या 0, ऑन हो गई मतलब क्या 1। इसी फॉर्म में उसको सिग्नल्स की फॉर्म में क्या कंप्यूटर को समझ में आता है। आगे समझ। तो आप अगर उससे मतलब आप जैसे समझो, अगर आप कंप्यूटर के साथ बात करना चाहते हो और अगर आप उसी के लैंग्वेज में अगर कोड लिखते बैठे, मतलब हाई के लिए कितना नंबर होगा, मतलब हाई का एच का आज की नंबर होगा, आई का आज की नंबर होगा, उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद न्यू नंबर जो अपना आएगा, वही नंबर उसको समझ में आएगा कि इसने हाई बोला तो उसको मैं क्या रिप्लाई दूं। अगर ऐसे नंबर के फॉर्म में अगर डेटा होता तो समझो नंबर कितने बड़े हो जाते। इंसान नंबर ज्यादा याद नहीं रख सकता, अगर समझ, तो बड़े नंबर इतने ज्यादा याद नहीं हो सकते। तो ऐसी लैंग्वेज लानी पड़ी, या ऐसी क्या सिस्टम लानी पड़ी कि हम कंप्यूटर के साथ बात कर सकते। आगे समझे। तो वो था हमारी कि ऐसा समझो कि कंप्यूटर के साथ अगर आपको बात करना है तो कुछ ना कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। उस इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में देंगे, कि आप समझो कि जो भी आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, अपने जो कंप्यूटर होगा उसको देंगे। अभी प्रोग्राम को अगर उसको देना है तो उसकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, जैसे कि अपने आगे अगर वो प्रोग्राम हम क्यों दे रहे हैं, उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। वो क्या हो रही है कि उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कौन अंडरस्टैंड करना है, कौन अंडरस्टैंड कर रहा है, वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, उस इंस्ट्रक्शन को इस एक प्रोग्राम के फॉर्म में कंप्यूटर को हमने दिया। तो कंप्यूटर का अगर दिया तो जैसे आप समझो कि अगर आपने कैलकुलेटर का कैलकुलेटर का सिंपल सा प्रोग्राम आपको दिया, तो उस मशीन पे एक और होना चाहिए, वो होता है कंपाइलर। उस कंपाइलर क्या करेगा, उसको कंपाइल करके फिर जाकर वो मशीन कोड होगा, जैसे 0 और 1, 0 1 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर जाके उसको समझ में आ जाएगा कि दो नंबर को ऐड करना है। तो मान लो यूजर ने दो नंबर उधर डाल दिए उस कैलकुलेटर ऐप के अंदर, तो दो नंबर डालने के बाद वो दो नंबर का बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कंपाइल हो जाएगा। उस ऑपरेटर का भी कुछ बाइनरी कोड होगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वो कन्वर्ट होने के बाद फिर जाके कंप्यूटर का समझेगा, हाँ ये दोनों नंबर को ऐड करना है। वो ऐड होने के बाद वो क्या करेगा, उन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद आपको स्पेसिफिक आउटपुट आपके स्क्रीन पे दिखेगा। पर ऐसे थोड़ी दिख रहा है डायरेक्टली आपने प्रोग्राम दे दिया, नहीं। कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप डायरेक्टली थोड़ी प्रोग्राम दोगे। प्रोग्राम आप डायरेक्टली किसी भी कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं दे सकते, उसके अंदर कोई तो चीज होगी कि उस प्रोग्राम को क्या कर रहा है, कंपाइल करके स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। आगे समझे। तो आगे आप समझो कि अगर वो प्रोग्राम अगर आपको लिखना है, इंस्ट्रक्शन अगर आपको लिखना है, तो कोई तो लैंग्वेज होनी चाहिए ना। आप भी किसी कोई एक लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर लिख रहे हो, तभी आपका पेपर वहां जाके चेक हो रहा है। अगर आपको कंप्यूटर के साथ अगर इंटरेक्ट करना है, कोई प्रोग्राम आपको लिखने है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको कंप्यूटर को अगर देने, तो वहां क्या यूज होगी, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, ऐसी अलग अलग लैंग्वेज होगी। अगर ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन करना है तो हमारी अलग लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और जो हमें नोट्स के अंदर लिखते हो वो हमारी हाई इंग्लिश हो गई, या मराठी हो गई। तो ऐसे अलग अलग
लैंग्वेज जिससे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वैसे अगर आपको मशीन के साथ कम्युनिकेशन करना है तो कौन सा टर्म आ गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म आ गया। ये प्रोग्राम को हमें मशीन तक देना है, ये इंस्ट्रक्शन हमें मशीन तक पहुंचानी है। और ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमन जो है मतलब कि मशीन के फॉर्म में अगर कोड लिखता बैठा तो ह्यूमन की पावर उतनी नहीं है कि वो मशीन के फॉर्म में कोड मतलब कि नंबर के फॉर्म में कोड को याद कर सके। तो उससे अगर कुछ बातें कंप्यूटर को देनी है तो उसके लिए क्या यूज करेगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेगा। प्रोग्राम को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और वो प्रोग्राम किसको दिया जाएगा, कंप्यूटर को दिया जाएगा। उसको ये कंप्यूटर क्या समझेगा कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आई, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लो और कंपाइल करके जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर ने दिए उसका आउटपुट उसे शो करो। आगे समझ में। नेक्स्ट आप देखो कि हमें मशीन के साथ कम्युनिकेशन क्यों करने की जरूरत पड़ी, मतलब हमें कम्युनिकेट क्यों करना पड़ा। ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता कि अगर हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दी और उसको जो चाहिए उसको सिर्फ बोल दिया और कर लेगा, नहीं। अगर हम बोल देने से उसको समझ में आ जाता तो वो डायरेक्टली कर लेता, पर उसको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी जो हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आगे समझने उसको अगर समझाना है तो उसी के भाषा में आपको समझाना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपको सिर्फ हिंदी आती है या मान लो आपको इंग्लिश आती है और उस पर्सन के पास आप चले गए क्योंकि उसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप इंग्लिश में जो भी बोल रहे हैं उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो फिर देखता रहेगा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। आप ऐसा लगेगा कि क्या आप उसको गाली दे रहे हो। अगर वो तो आपको पीटने लगेगा उसको, अगर ऐसा लग गया कि ये गाली दे रहा है। आगे समझ में। अगर हमें वैसे ही अपना मशीन होता है, अगर हमें मशीन के साथ बात करनी, मशीन के साथ हमें कुछ इंस्टा काम करवाना है मशीन से, तो मशीन एक क्या है, डम्ब डिवाइसेस है। मशीन मतलब कंप्यूटर क्या है, एक डम्ब डिवाइसेस है। अगर उसके साथ आपको बात करनी है तो उसी की भाषा में आपको बात करना पड़ेगा। आगे समझ में। तो मशीन लाइक अ डम्ब डिवाइसेस, उससे हमें क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देकर हमें उससे काम करवाना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मशीन की जरूरत क्यों पड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि मैं कब से बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम दिया जाएगा मशीन को, प्रोग्राम दिया जाएगा मशीन को, क्या डायरेक्टली प्रोग्राम दिया जाएगा मशीन। तो इसका आंसर है नो, प्रोग्राम डायरेक्टली मशीन को नहीं दिया जाएगा। तो क्या मतलब प्रोग्राम अगर डायरेक्टली मशीन को नहीं दिया जाएगा तो बीच में कौन काम कर रहा है, अपना बीच में कोई एक, मान लो कि आपके दो पर्सन हैं। अगर आपको ये हुआ मशीन और आप जो कोड लिखते हो वे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, या आप समझो कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है और मशीन को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है, 0 और 1। अगर दो, आपने देखा होगा कि अलग अलग कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर अगर मिलते हैं, अगर दोनों आपस में बात करना चाहते हैं तो उन दोनों की अलग अलग लैंग्वेज होती है। उन दोनों क्या समझ रहे हैं, अगर एक दूसरे को समझ में नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही किसी को नहीं समझेगा, और एक्चुअल में ये क्या कहना चाहते हैं वो भी अगले पीएम को नहीं समझेगा। तो बीच में एक काम करता है, कौन काम करता है, एक ट्रांसलेटर होता है। वो ट्रांसलेटर क्या करता है कि अगर मान लो कि जिस उस ट्रांसलेटर को पता होता है कि अगर मान लो कि एक पीएम है जो हिंदी में बात कर रहा है और दूसरा जो पीएम है उसको मान लो कि जापानीज लैंग्वेज आती है, तो वो जापानीज लैंग्वेज में क्या करेगा, वो डायरेक्टली वो जो भी कहना चाहता है उस ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो भी जापानीज में कहा है उसको ट्रांसलेट करेंगे, किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा हिंदी लैंग्वेज में। तभी वो दूसरा पीएम उस लैंग्वेज को समझ पाएगा। आगे समझ। और वैसे समझो अगर हिंदी में अगर उसने बात की पर वो जापानीज पीएम है उनको तो हिंदी समझ में नहीं आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से एक बीच में से एक ट्रांसलेटर होगा, क्या करेगा उस जापानीज लैंग्वेज को कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा जो हिंदी लैंग्वेज होगी उसको कन्वर्ट कर किस में कन्वर्ट कर देगा, जापानीज में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही मशीन के अंदर भी आपने एक ट्रांसलेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। वो क्या करता है कि आपने जो भी प्रोग्राम उसको दिया है, जैसे कि आप समझो कि एक सी का सिंपल प्रोग्राम है, हैशटैग इंक्लूड stdioh इंट मेन प्रिंट हेलो वर्ड अगर प्रिंट करना है रिटर्न 0। अब हेलो वर्ड अगर उसे प्रिंट करना है, कंपाइलर को थोड़ी समझ में आएगा कि प्रिंट क्या है, रिटर्न क्या है, ये मेन फंक्शन क्या है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो उसको अगर समझाना है तो बीच में कौन काम करेगा, एक ट्रांसलेटर की तरह कौन काम करेगा, एक कंपाइलर काम करेगा। उस कंपाइलर क्या करेगा, अभी उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में 0010101 फॉर्म में क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा। और जो भी इंस्ट्रक्शन आए उसका 001 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर मशीन क्या करेगा, उसको समझेगा कि ये कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे पास आई, उस इंस्ट्रक्शन को लेकर क्या करेगा, मशीन एक आउटपुट आपको दे देगी। आगे समझ में। तो ऐसा अपना क्या, कैसे प्रोग्राम कहा करता है, कैसे हमें जो प्रोग्राम हम देते हैं वो डायरेक्टली मशीन को नहीं देते, बीच में कोई तो काम करता है। वो क्या करता है कि कंपाइलर क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद और मशीन उस कोड को अंडरस्टैंड कर लेता है क्योंकि वो मशीन रीडेबल लैंग्वेज होती है। वो समझने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसका जो भी आउटपुट होगा वो जनरेट करके देगा। आगे समझ में। तो आई होप आपको ये सभी चीजें इधर आपको समझाए कि कैसे काम होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसी को मैंने एक बार फिर से इधर समझा दिया है। तो ये भी आप इधर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आप समझो कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि क्या दे रहे हो, जैसे कि सम के अंदर a+b आप दे रहे हो, a+b इसके कुछ ये आप लिख रहे हो इंट
तो कोई भी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स पहले से डिफाइन होते हैं, जैसे कि आप देखो कि ABCD इंग्लिश के अंदर पहले से कुछ 26 लेटर पहले डिफाइन किए गए। वैसे अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर अगर प्रोग्रामिंग क्या लैंग्वेज आपको समझनी है, उसको अगर आपको समझना है, कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देना है, तो आपको पहले उसके अंदर कुछ चीजें पढ़ने होंगे। वो आगे हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप उसके अंदर कौन से होते हैं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कि और उसके अंदर ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं, वो सभी चीजें हम इधर देखने वाले। तो वो जो भी हम उसको समझेंगे, तो वो क्या करें कि हम एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं। जैसे कि अगर आपको मराठी सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, मान लो इंग्लिश अगर सीखनी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले 26 लेटर के बारे में आपको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 26 लेटर होंगे, क्योंकि आप पहले क्लास में गए तो उधर आपको क्या पढ़ाया जाता है कि आपको बुक में से रीड करने के लिए क्या पढ़ाया जाता है, पहले तो आपको ABCD आपको पढ़ाई जाएगी, और उसके बाद छोटे छोटे वर्ड आपको पढ़ाए जाएंगे। वैसे अगर आपको कंप्यूटर की अगर लैंग्वेज सीखनी है, तो उसके बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पहले से कुछ चीजें बताई जाएगी, जैसे कि इंस्ट्रक्शन को कैसे देते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंट इंट क्या है, डेटा टाइप है। अगर मान लो 2 नंबर के ऐड करने, मान लो सम नाम का एक वेरिएबल दे रहे हैं, किसी भी नाम का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है डेटा टाइप, क्या होता है, पर पहले आप इधर एग्जाम्पल के लिए समझ लो। सम के अंदर आपने क्या किया कि 2 नंबर मान लो कि A आपने लिया और B लिया, और A के अंदर आपने आसान क्या कर दिया, 10 कर दिया, और B मतलब क्या है, 20 आप समझ लो। इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे तो क्या आएगा, 10 + 20 30 हमारा आ जाएगा। और जिससे आप सम देखोगे तो 2 नंबर का एडिशन क्या आ गया, इधर 30 आ जाएगा। और आंसर को अगर आप प्रिंट करोगे, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे आप सिर्फ इधर समझो कि क्या होता है। प्रिंट करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, 30 आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो ये जो भी आप इंस्ट्रक्शन इधर दे रहे हैं, जो भी आप लैंग्वेज इसको लिख रहे हैं, जो प्रोग्राम के अंदर जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, जो लिखने के लिए, जो मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आगे समझे। अभी अब तक जो हमने समझ लिया वो था बहुत ही बेसिक, कि क्या होता है लैंग्वेज, क्या होता है प्रोग्राम, क्या होता है कि आप डायरेक्टली प्रोग्राम उसको दे सकते हो क्या। यहाँ से आगे हम जो सीखने वाले हैं, उसमें एक्चुअल हम समझेंगे कि क्या क्या और कॉन्सेप्ट है कि जो हमें किसी प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए होनी चाहिए, या कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। या मान लो कि व्याकरण नाम आपने सुना होगा, सिंटेक्स कैसा होना चाहिए, उसका सिंटेक्स क्या होना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाए, वो अभी हम यहाँ से आगे देखने वाले। तो आप देखो, एल्गोरिदम नाम आपने कई जगह सुना होगा। तो सबसे पहले आप देखो एल्गोरिदम क्या होता है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ये इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। क्या करते हैं एल्गोरिदम, मैंने आपको समझा दिया कि एक स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच होता है, उससे क्या कर सकते, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है, तो उसको जो अप्रोच अगर लगाया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। और वो क्या होता है, स्टेप के अंदर हर एक इंस्ट्रक्शन होती है, वो जो इंस्ट्रक्शन का सेट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। और अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है, तो सिंपल से एग्जाम्पल समझो। अगर आपको चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप एक बर्तन लोगे, उसके अंदर क्या करोगे, पानी डालोगे, और उस पानी को क्या करोगे, गरम करोगे। क्या करोगे, गरम करोगे। जैसे आपका पानी गरम हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या हो जाएगा, चाय पत्ती उसके अंदर डालोगे। क्या करोगे, चाय पत्ती उसके अंदर डालोगे। उसी के साथ आप क्या करोगे, जैसे चाय पत्ती आपने डाला, तो उसी के अंदर हमें क्या डालना है कि चीनी और दूध को हमें डालना है। क्या करना है, चीनी और दूध को हमें डालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके अंदर चीनी और दूध को डालेंगे। जैसे हमारा चीनी और दूध हम डालने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है कि जैसे हमारी चाय तैयार होगी, उस चाय तैयार होने के बाद हमें क्या करना है कि हमें एक कप के अंदर उसे क्या करना है कि हमें उसे फिल्टर करना है, ऐसे समझ सकते हैं, उबलना है हमें। क्या करेंगे, थोड़ी देर में उबलने देते कि गर्म होने तक, और लास्ट में हम क्या करेंगे, चाय छान के कप में डालेंगे। क्या करेंगे, कप में उसे डालेंगे। तो ये जो अप्रोच है, जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। इसी स्टेप को हम क्या करते हैं कि मतलब कोई प्रॉब्लम आपको, कोई काम करना है या कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, उसका जो भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। आई होप आपको एल्गोरिदम अभी समझ में आ गए। नेक्स्ट टर्म जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है, मैं पहले दूसरे लेक्चर के बाद, दूसरे तीसरे लेक्चर के बाद ही आप देखो कि एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा, वो होता है सिंटेक्स। अभी सिंटेक्स मतलब क्या, ऐसा समझो कि व्याकरण। व्याकरण सुना होगा ना आपने, या उसे कहा जाता है ग्रामर या रूल्स होते हैं। किसी भी कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो उधर कुछ ना कुछ ग्रामर होता है। आप सभी को ये पता है, इंग्लिश अगर सीख रहे हो तो उधर भी टेंस होते हैं। टेंस को आपको पहले समझना पड़ता है, अलग अलग ग्रामर है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपने पढ़ा होगा। वैसे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको सीखना है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपको समझाना है, तो उधर भी एक रूल्स होंगे, ग्रामर होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। आगे समझ में क्या होता है सिंटेक्स।
जैसे आप समझो कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ बात करते हो तो उस कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हो। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी लिखने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ऐसा ही नहीं कि कोई भी वर्ड आकर आप लिख रहे हो और वो भी समझ में ले रहे हैं, नहीं। जैसे कि आप समझो कि अगर आपको प्रिंट करवाना है कोई वर्ड, तो आप सी के अंदर क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ। उसके अंदर क्या करते हैं, हेलो वर्ड आप लिख देते थे और वो प्रिंट हो जाता था। वैसे अगर आपको जावा के अंदर अगर कोई वर्ड आपको प्रिंट करना है तो उसका भी अलग सिंटेक्स, उधर क्या करते थे, प्रिंट एफ कर रहे थे। इधर अगर आपको इस लैंग्वेज को अगर सीखना है तो इधर आपको क्या लेना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, आप ऐसा समझो कि एक रूल्स हो गया, ग्रामर का रूल्स हो गया कि आपको अगर कोई वर्ड स्क्रीन पे दिखाना है, आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है, तो आपको इसी फॉर्म में जावा के अंदर लिखना पड़ेगा। क्या इसी फॉर्म में आपने सी के अंदर प्रिंट है तो उसी के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए, रूल्स हो गई। वो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले पहले से जो जब बनाई गई थी तभी कुछ रूल्स एंड ग्रामर डिफाइन किया गया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स हम कहते हैं। जैसे कि आप समझो कि सिंटैक्स, अगर दो नंबर को ऐड करना है तो इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी आपको एक लिखना पड़ेगा। अगर मान लो इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस आपने कर दिया, उसके आगे दूसरा ऑपरेटर आपने नहीं लिखा तो उधर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, सिंटेक्स एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने उधर करेक्ट सिंटेक्स के फॉर्म में लिखा ही नहीं। दो नंबर को अगर ऐड करना है तो दूसरा वेरिएबल भी लाओ ना। जैसे कि ए प्लस बी है तो बी आपका कहाँ चला गया, वो कंप्यूटर डायरेक्टली आपको क्या कर देगा, एरर दे देगा, और वो कंपाइलर काम नहीं करेगा। वो कंपाइल होते समय आपको एरर दे देगा कि आपने इधर ये वर्ड नहीं लिखा है। आ गए समझ में। तो अब तक जो मैंने आपको समझाया वो थी हमारे प्रोग्रामिंग की बेसिक्स। अभी से जो हम सीखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ जावा, कि जावा क्या था, जावा कैसे काम करता है। आगे हम देखेंगे बाइट कोड क्या होता है, इंटरनेट को कैसे चेंज किया, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी स्पेशल फीचर्स। तो पहले आप समझो कि हिस्ट्री ऑफ जावा। तो क्या हुआ था कि जो जेम्स गॉसलिंग थे, जेम्स गॉसलिंग थी, उसकी टीम और एक कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम नाम की। वो क्या कर रही थी कि एक प्रोजेक्ट बना रही थी। उस प्रोजेक्ट को हम आगे समझेंगे कि क्या कौन सा प्रोजेक्ट है। तो एक वीएमसी प्लेयर, वीपीसी प्लेयर, कुछ वो क्या कर रहे थे कि डिवाइस बना रहे थे। उस समय उस डिवाइस बनाते समय उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज की जाती थी। तो वो उस कोड को लिख रहे थे। उनकी जो टीम है वो क्या कर रही थी, वो कंपनी है, वो एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रही थी। उस एप्लीकेशन को बिल्ड करते समय उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि वो सी प्लस प्लस का कोड तो अलग अलग सिस्टम के अनुसार, अलग अलग सिस्टम के अनुसार वो बदलता ही जा रहा था। मतलब आप ऐसा समझ दो कि कॉम्प्लेक्स ज्यादा चीज हो रही थी उसके अंदर। क्या हो रही थी कि कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा चीज हो रही थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि एक न्यू लैंग्वेज बना डाली, कि मतलब ऐसी लैंग्वेज बनाओ कि वो सभी सिस्टम पे चले। अलग अलग सिस्टम के लिए ऐसा ना हो कि हमें फिर से कोड लिखने की जरूरत पड़े, या फिर से हमें कंपाइल करने के लिए अलग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़े, अलग कॉन्फ़िगरेशन रेडी करना पड़े। तो उससे क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बना डाली, वो क्या कर सके उसको, कि ऐसी लैंग्वेज बना डाली उन्होंने कि उस लैंग्वेज का यूज करके आप उस कोड को किसी भी सिस्टम पे चला सकते हो। क्या कर सकते हो, उस सिस्टम, किसी भी सिस्टम पर चला सकते हो। जैसे कि जावा को कंपाइल होने के बाद जो बाइट कोड आएगा, उस बाइट कोड को आप क्या करोगे, होस्ट कर दोगे। होस्ट करने के बाद उस बाइट कोड को आप किसी भी सिस्टम पे चलाओगे। जैसे भी वो विंडोज पे भी अगर कंपाइल हो चुका है तो आप उसको लिनक्स पे भी चला सकते हो, मैक पे भी चला सकते हो, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उस पर भी वो चल सकता है। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, एक ऐसी लैंग्वेज बना दी। उस लैंग्वेज का अगर नाम जो इन्वेंट किया था वो कब किया था, 1999 में उन्होंने कुछ शुरुआत की थी। और जो उन्होंने नाम वो दिया था वो कब दिया था, आप देखो कि 1995 में उन्होंने एक नाम दे दिया। क्या क्या 1999 में वो क्या हुई, इन्वेंट हो गई, लैंग्वेज इन्वेंट हो गई। और पहले उसका नाम क्या क्या दिया गया था कि वो देखो आप इधर वो काम कर रहे थे, उधर बाहर उनको एक ट्री दिखी। वो ट्री क्या दिख रही थी, उन्होंने ओक ट्री दिख गई। तो उन्होंने ओक नाम की एक ट्री थी, उन्होंने उस लैंग्वेज को क्या नाम दे दिया, ओक ही नाम उन्होंने दे दिया। पर अभी ओक नाम किसी कोई और कंपनी ने ले लिया था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे होते हैं ना कि कई सारे ब्रांड के नाम पहले से असाइन किए गए होते, तो उसे ही अगर ओक नाम उनका था, उन्होंने चेंज करके उसको बाद में क्या दे दिया, जावा दे दिया। कब, 1995 में। अब आप समझो कि वो प्रोजेक्ट क्या कर रहे थे, वो पहले समझो। तो प्रोजेक्ट उनका जो चल रहा था, ग्रीन प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। उसके अंदर वो क्या कर रहे थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी उन्हें बनानी थी, बनाना जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे कि टीवी, सेटअप बॉक्स, रिमोट कंट्रोलर उसमें इजीली काम करे। क्या कर रहे थे कि उनको ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी थी वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उन पे चल सके, जैसे टीवी हो गया, सेट टॉप बॉक्सेस हो गया, रिमोट में इजीली चल सके। उन्होंने उन्होंने ऐसी एक लैंग्वेज बना दी कि पोर्टेबल लैंग्वेज बना दी कि वो हर डिवाइस पे चले।
क्या करे, हर डिवाइस पे चले। वही तो मैंने बताया कि जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंट कर दिया। उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, ओक नाम उसका रख दिया। बाद में उसका नाम क्या हो गया, जावा हो गया। अभी जावा कैसे नाम पड़ा, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो आप समझो कि जावा का जो पहला वर्जन था ना, वो 1995 में आया था। किसने, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा पहला वर्जन जावा का 1995 में रिलीज कर दिया। और उन किस प्रिंसिपल पे चला वो, सबसे पहले उन्होंने बताया कि राइट वंस रन एवरीवेयर। मैंने अभी बताया ना कि राइट वंस रन एवरीवेयर, इसका मतलब क्या है कि आप एक बार उसको लिखो और किसी भी सिस्टम पे आप चला सकते हो। मतलब कि आपने जावा प्रोग्राम को लिखा, जावा प्रोग्राम को लिखा, वो कंपाइल होने के बाद अपना किस कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल होने के बाद कंपाइलर किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, आप देखो इधर बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अभी बाइट कोड क्या होता है, एक इंटरमीडिएट कोड, आप ऐसा समझ सकते हो कि उसको क्या करेगा, एक जेवीएम होगा, हर सिस्टम के अंदर अलग अलग सिस्टम होगा। आप देखो कि इंटरप्रेटर जो होता है ना, उस इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो अपना बाइट कोड जो है ना, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, अपना इंटरप्रेटर करता है। और अपना कंपाइलर जो है ना, वो कंपाइल क्या करता है, पूरे कोड को कंपाइल करके एक साथ आपको दे देता है। पर इधर जावा के अंदर, सी के अंदर क्या हो रहा था कि कंपाइल होने के बाद डायरेक्टली मशीन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। पर इस जावा के अंदर डायरेक्टली मशीन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। पहले वो क्या होता है कि बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उस बाइट कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो। क्या कर सकते हो, किसी भी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो। इसीलिए हम उस उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, राइट वंस रन एवरीवेयर, ऐसी लैंग्वेज हमने बनाई है उस टाइम पे। तो उसी को क्या कहा जाता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी ईरा उन्होंने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी जावा ने स्टार्ट किया था। आगे समझ में, मतलब कि वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं। ये लाइन में कई बार आपको पहले से भी पता चुका हो कि जावा अपनी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती है। अगर आपने कंपाइल किया हो या बाइट कोड आपने होस्ट कर दिया, उसको अगर डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे भी चला सकते हो। आगे समझ, तो ये हो गया अपना कि जावा का मेन वर्जन क्या था, कैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, वो सभी चीजें मैंने इधर आपको बता दी। अभी हमें यह समझना है कि जावा नाम ही क्यों पड़ा, कि जावा नाम क्यों पड़ा, ये हमें समझना है। तो एक ऐसा समझ सकते हैं कि वो जब ओक ने बता दिया था कि ओक नाम किसी ने पहले से यूज किया गया है, तो वो समझे या कॉपीराइट आ गया। ऐसे नाम का भी कॉपीराइट आ जाता है ना कि आप देखो कि आपको ऐसा नाम, हमने ये नाम पहले से यूज किया गया है, तो आप एक नया नाम ढूंढो, या हमारा नाम मत यूज करो। ऐसे ओक नाम की जो कंपनी थी या कोई भी चीज थी, उन्होंने बता दिया। पर अभी वो सन माइक्रो सिस्टम की जो कंपनी थी, वो तो ये सोचने लगी अभी हम नाम क्या दे इसको, नाम क्या दे उसको। तो नाम उन्होंने क्या किया कि वो उस समय वो गॉसलिंग साहब थे, उनको कॉफी पीना बहुत ज्यादा पसंद था। क्या था, कॉफी पीना ज्यादा पसंद था। और वो कॉफी हमेशा क्या रहती थी कि फ्रेश रहती थी, ताजा रहती थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि उस उनको जो चीज पहले दिखी, वो ट्री का नाम उन्होंने लिख दिया। वैसे वो कॉफी पी रहे थे, तो उस समय उनको कॉफी दिख रही, तो उन्होंने क्या किया कि ये कॉफी तो बहुत बढ़िया है, कहाँ से आई है। तो उन्होंने, वो उस समय इंडोनेशिया में एक आइलैंड था, इधर देखो एक आइलैंड था, उस आइलैंड पे ये चीजें, मतलब जो कॉफी थी, जावा नाम की एक कॉफी थी, वो सबसे ज्यादा उधर क्या किया जाता था, प्रोडक्शन वहां होता था, उत्पादन वहां सबसे ज्यादा किया जाता था। और वही कॉफी वो क्या करते, ऑफिस के सब माइक्रो सिस्टम के अंदर सभी लोग यूज करते थे कॉफी पीने के लिए। तो कॉफी हमेशा क्या रहती है, ताजा रहती है। और चाय क्या हो जाता है, चाय आप देखो कि चाय हमेशा, आप देखो कि वो गर्म करने के बाद कुछ समय के बाद वो क्या बोलते हैं कि वो उसकी क्वालिटी पहले जैसे नहीं लगती। पर हमारी जो कॉफी होती है वो हमेशा फ्रेश रहती है। आप जब भी चाहे उसको गर्म करके फिर से पी भी सकते हो। तो उन्होंने क्या दिया, उसको नाम दे दिया जावा। किसके बेसिस पर, ये कॉफी का टाइप है, इंडोनेशिया के अंदर एक आइलैंड है, वहां पे सबसे ज्यादा उसका एक्सपोर्ट, वहां की एक्सपोर्ट होती है वहां से कॉफी। आगे समझ में। तो 1995 में जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने न्यू लैंग्वेज डेवलप किए थे, उनका ओक नाम देना था। फिर ओक ऑलरेडी किसी और टेक्नोलॉजी का नाम ट्रेडमार्क था। तो तब उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और टीम ने डिसाइड किया कि हम सबको कॉफी पसंद है, और जावा कॉफी सबसे अलग टेस्ट वाली है, सो इट्स कॉल्ड जावा। जावा लैंग्वेज भी अलग थी, कॉफी भी अलग थी, दूसरी उन्होंने क्या नाम दिया उसका, नाम देखो जावा नाम उसको लिख दिया। तो आपको भी अगर कोई प्रोडक्ट अगर बनाना है, तो नाम के ऊपर ऐसे आपको सोचना पड़ता है, कुछ अलग आपको नाम देना पड़ता है कि लोगों के अंदर वो फेमस हो सके, या लोगों के अंदर वो लैंग्वेज ज्यादा यूज की जा सके। तो उन्होंने क्या नाम रख दिया कि कॉफी का नाम रख दिया, डायरेक्टली जावा नाम ही उन्होंने रख दिया। आगे समझे, तो ऐसा मार्केटिंग दिमाग आपका भी होना चाहिए कि क्या आप ऐसे नाम रख सकते हैं कि उसमें ज्यादा लोग उसे इजीली समझ सके। आगे समझे, तो ऐसे उन्होंने क्या नाम रख दिया, कॉफी के नाम के बेसिस पर ही जावा नाम रख दिया। आगे समझे। नेक्स्ट आप देखो कि कॉफी की तरह फ्रेश है,
कॉपी की तरह फ्रेश है, उसके उसीलिए उसका आप देखो जावा का जो सिंबल था ना, मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखा दिया था। ये देखो जावा का जो सिंबल होता है ना, आप देखो ऊपर ऊपर कॉपी, गरम कॉपी उसमें से जो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, आप देखो गरम अगर कॉफी होगी तो उसका जो सिंबल होगा वही उन्होंने इधर दे दिया। आगे समझ में। तो ये देने के बाद मतलब इसका मतलब क्या है कि कॉफी हमेशा फ्रेश रहती है। अभी फ्रेश रहती है, जब फ्रेश रहती है मतलब क्या, उसका भी मीनिंग आप समझो कि फ्रेश क्यों रहती है, क्योंकि हमेशा अलग अलग वर्जन जावा के अंदर डेवलप होती रहती है। अभी भी देखो जावा के अंदर अभी 27 या 23 कुछ वर्जन चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हम कल के लेक्चर में देखेंगे उसको कि क्या कौन सा वर्जन अभी चल रहा है। तो अलग अलग वर्जन उसके अंदर आते रहते हैं, जैसे कि अलग अलग वर्जन तो आ रहे, पर इसके अंदर आप देखो एक सबसे अच्छा फीचर इसके अंदर जो दिया गया था उन्होंने, वो था बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी। बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी मतलब इसका मतलब क्या, कि a system is a backward compatible if it is supports older code after new versions are released। आपको भी कुछ समझाने, जैसे देखो वर्जन 1.1, 2.0, 3.0 ऐसे नए अलग अलग वर्जन आ गए। इसका मीनिंग क्या है कि जावा एक बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी है, मतलब बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी लैंग्वेज है। मतलब कि आप समझो कि क्या हुआ था, आप देखो कि जावा को डेवलप करते वक्त जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम में गोल यह था कि अगर कल को जावा में नया वर्जन आ जाए तो पुराने कोड को ऑटोमेटिकली चले बिना किसी मेजर चेंज के। मतलब अगर नया वर्जन आ गया तो उसी के साथ वो नए कोड को तो कंपाइल कर ही रहा है, और उसी के साथ वो पुराना वाला जो कोड होगा वो भी उसके साथ कंपाइल होना चाहिए। मतलब बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी मतलब कि पुराना जो कोड था वो भी वो नए वर्जन पे चले। आगे समझ में। अगर तुमने जावा 1.4 में कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो वो जावा 8 या जावा 17 में भी इजीली चल जाए। आगे समझ में। अगर आपने 1.4 में कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो आप देखो जावा 8 पे भी चले, जावा 17 पे भी चले, ऐसा वर्जन आपका होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज आपको डिजाइन करनी थी। वही लैंग्वेज जावा के अंदर एक मेन फीचर जो सबसे ज्यादा था वो था बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी। मतलब कि आप नए वर्जन तो ला रहे, नए वर्जन ला रहे, सभी चीजें ला रहे, पर आपका पुराने वाले सॉफ्टवेयर भी चलने चाहिए नए वर्जन पर। तो यही मेन फीचर है अपनी जावा का। डेवलपर फ्रेंडली सोच मतलब कि आप समझो कि जावा की टीम ने सोचा था अगर हर बार नए वर्जन में पुराना कोड ब्रेक हो जाए तो डेवलपर्स वर्जन के साथ अपना पूरा कोड रीराइट करते रहेंगे तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब कि नया वर्जन आ गया तो फिर से आपको सभी चीजें लिखनी पड़ेंगी, कितना टाइम वेस्ट उसके अंदर यूज होगा। तो आपको वर्जन ऐसा ऐसा वर्जन आपका आएगा जावा के अंदर, कभी भी आएगा तो वो बैकवर्ड कंपेटेबल होना चाहिए कि आपकी पुरानी सॉफ्टवेयर की भी चल सके, क्योंकि आपका टाइम बच सके। नहीं तो फिर से आपको पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोजेक्ट फिर से बनाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर आपको फिर से सेटअप फिर से करना पड़ेगा, सभी चीजें आपको रीराइट फिर से करनी पड़ेंगी, तो उसके अंदर टाइम हो जाएगा। तो डेवलपर फ्रेंडली ये बनाया गया था, ये फीचर्स जावा के अंदर है। इसलिए जावा ने हर नए वर्जन में पुराने फीचर्स को सपोर्ट किया है। क्या क्या है, हर नए वर्जन के अंदर पुराने फीचर को हमेशा सपोर्ट दिया है। डोंट ब्रेक ओल्ड कोड, यही उनका मेन फिलोसफी उन्होंने फॉलो की। आगे सामने सोचो, मतलब कैसे सोचो, तुम्हारे घर का टीवी रिमोट नए मॉडल के टीवी के साथ भी काम करे बिना नए रिमोट खरीदे, तो वैसे ही जावा में भी तुम्हारा पुराना कोड नए जेवीएम जावा वर्चुअल में स्मूथली रन करे। आगे सामने। तो आप देखो कि आपका जो टीवी रिमोट है, तो आपका जो पुराना टीवी था उसका जो रिमोट है और वो नए टीवी के लिए भी एप्लीकेबल है, तो कितना अच्छा होगा, आपके पैसे बच जाएंगे। आगे सामने वैसे ही जावा के अंदर भी था कि आपने कोई पुराना सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो नया वर्जन जो जेवीएम का नया वर्जन आएगा उस पर भी वो चल सके, उसी को हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी होने की वजह से आपकी क्या फायदे हुए, तो पहला जो फायदा था कि डेवलपर का काम इजी होता है, कंप्यूटर्स को कोड मेंटेन करने में और पैसा बचता है, लॉन्ग टर्म स्टेबल एप्लीकेशन बन सकती है। अभी मैंने अब तक जो बातें आपको समझाई उसी के बेसिस पर फायदे भी आपको पूरे उसके समझ में आ गए होंगे। अभी जो नेक्स्ट हमें जो सीखना है, कि जो मैंने बताया था कि ब्रीफ हिस्ट्री, कि जावा के अंदर हर टाइम पे नए नए वर्जन आते चलते हैं, तो कौन कौन से वर्जन है, कौन से वर्जन पहले आए, क्या उसकी टाइम लाइन थी। अभी ये प्रॉपर ग्राफ तो नहीं है, पर मैंने उसको समझाने का ट्राई किया। आपको ये क्या सिंबल है, टॉर्टाइज है, उसके बाद आप देखो अलग अलग सिंबल, हॉर्स है, लेपर्ड है, उसके बाद ये है आपको अभी दिख रहा है नया। मैंने इसीलिए डाला कि नया, आप देखो कि मैंने एआई का डाल दिया कि अभी लेटेस्ट वर्जन के अंदर आपको एआई के साथ भी वो क्या होना चाहिए कि नया वर्जन आप इसको कह सकते हो। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जावा, तो आप पहले समझो कि अपना जो पहला वर्जन था वो 1995 में आया था। उसके अंदर पहले से कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस थी, पैकेजेस थे, कितने 212 क्लासेस पहले से वो उस वर्जन के अंदर डिफाइन थी। न्यू फीचर्स उसके अंदर क्या है, कोर पैकेज, जावा डॉट लॉन्ग, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आयो, ये सभी उसके अंदर थी। मतलब कि जावा का पहला रिलीज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इंट्रोड्यूसिव
बेसिक एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब GUI लिमिटेड, AWT डेस्कटॉप एप्लीकेशन तक ही वो लिमिटेड था। आगे समझ। अभी जो नेक्स्ट वर्जन आया अपना 1997 में, तो उसके अंदर और क्लासेस बढ़ गई, लगभग 500 क्लासेस उसके अंदर आ गई। तो वो न्यू फीचर उसके अंदर क्या आ गया, JDBC हो गया, RMI हो गया, इनर क्लासेस हो गया, इवेंट डेलीगेशन हो गया, वो सभी चीजें उसके अंदर नई ऐड हो गई। तो जावा को डेटाबेस के और नेटवर्क प्रोग्रामिंग के पावरफुल बनाया, इवेंट मॉडल को क्लीन किया और गया, और फॉर बेटर GUI बनाने के लिए उसका यूज किया गया। तो नए फीचर्स जैसे कि JDBC हो गया, RMI हो गया, इनर क्लासेस हो गए, इवेंट डेलीगेशन हो गई, वो सभी चीजें इधर आ चुकी है, और लगभग 500 क्लासेस नए उसके अंदर ऐड हो गए। आगे समझ, जैसे जैसे आप देखो इधर बढ़ता चल जाएगा, उसका सिंबल आप देखो चेंज होता चला जा रहा है। इधर देखो सिंबल आपका क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। और 1998 में अपना दूसरा वर्जन आया, उसके अंदर भी आप देखो 1500 क्लास लगभग डिफाइन की गई थी। उसके अंदर आप देखो स्विंग, एक आप जावा स्विंग के बारे में पूछा होगा, कलेक्शंस के बारे में पता होगा आपको, अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कुछ तो ये कलेक्शन हो गया, स्विंग हो गया, वो भी चीजें हमारी किसके अंदर आ गई, अपनी नेक्स्ट जो वर्जन आया था 1.2 या जावा 2 अपना वर्जन था, स्विंग का उसके अंदर आ गया। तो मेजर जंप, GUI बनाना हो गया, स्विंग डेटा हैंडलिंग, इजी कलेक्शन, इस वर्जन जावा को सीरियस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया। ऐसे अलग अलग क्लासेस बढ़ती चलेगी, अलग अलग फीचर्स के अंदर आ गए। 1.5 के अंदर क्या आ गया, जेनेरिक्स, एनोवेशन, इन एटोबॉक्सिंग, जावा यूटिल कॉन्करेंट, 3000 लगभग क्लासेस थे। और आप देखो कि जावा 23 वर्जन अब तक हमारा आ चुका है 2025 तक। उसके अंदर देखो तो 5500 से लेकर 6000 क्लास तक उसके अंदर क्लास डिफाइन किए गए, मतलब अलग अलग वर्जन आगे आते ही रहेंगे। उसके अंदर आप देखो अभी क्या नया फीचर्स ऐड हुआ है, वर्चुअल थ्रेड्स हो गया, प्रोजेक्ट लूप हो गया, फॉरेन फंक्शन API, वनमा हो गया, स्ट्रक्चर कॉन्करेंसी, ये नए फीचर्स उसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अभी जो कंपनी के अंदर आप जाओगे तो ऐसे आपको वर्जन के हिसाब से आपको अपग्रेड वहाँ करना पड़ता है अगर आप जावा के ऊपर काम करें। तो परफॉर्मेंस रिवॉल्यूशन, वर्चुअल थ्रेड से मल्टी थ्रेडिंग अल्ट्रा लाइट वेट बना गया है, नेटिव कोड को कॉल करना इजी है, हाई परफॉर्मेंस ऐप और AI रेडी जावा अब तक हो चुका है। आगे समझ। तो एक बेसिक इवेल्यूशन का जो था मैंने इधर आपको समझा दिया, इसको आप पढ़ भी सकते हो, पर वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हिस्ट्री है, आप एक बार पढ़ भी लोगे तो भी आपका काम इधर बन जाएगा। तो अब तक मैं आपको समझा रहा था कि जावा का जो कोड कंपाइलर क्या करता है, उसे कंपाइल करता है, वो कंपाइल होने के बाद बीच में एक नया अपना कन्वर्ट होके आता है, उसको कहते हैं बाइट कोड। तो ये बाइट कोड एक्चुअली में क्या होता है उसको हमें अभी समझना है। हाउ जावा वर्क, जावा एक्चुअली में क्या वर्क करता है, सोर्स कोड से वर्चुअल मशीन तक कैसे आपका कोड जाता है, उन सभी को मैं आपको इधर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखो कि कोई भी सोर्स आप लिखते हो, क्या करते हो, सोर्स आप देते हो कंपाइलर या कंप्यूटर को। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंपाइलर होता है, वो क्या करता है कि जो भी आपने सोर्स कोड दिया है, जो भी आपने लैंग्वेज दी है, जो भी आपने प्रोग्राम दिया है, उस प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए, उसको अगर अपने कंप्यूटर तक पहुंचाना है, उस अपने कंप्यूटर को या डिवाइस को आपको समझाना है, तो क्या करना पड़ता था, उस सोर्स कोड को हमें क्या करना पड़ता था, कंपाइलर के द्वारा कंपाइल करते थे। और जब भी आपका कोड कंपाइल होता था, वो कंपाइल होके क्या करता था, एक बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट होता था। जो आपको इधर आउटपुट कोड दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाइट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट कोड कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। अभी जो बाइट कोड है हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसको कौन अंडरस्टैंड कर सकता है, जो भी आपका इंटरप्रेटर होगा उसको क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, JVM होगा, उसको क्या करेगा, वर्चुअल मशीन क्या करेगा, उस बाइट कोड को रन करेगा। और अभी मैंने बता दिया कि राइट वंस एंड रन एवरीवेयर, मतलब कि आपका जो बाइट कोड है आप उसे होस्ट करके आप किसी भी सिस्टम के लिए उसको यूज कर सकते हैं। आपको अलग अलग सिस्टम के अनुसार उसे स्पेसिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका जिस सिस्टम के अंदर अलग अलग JVM होगा, JVM का सेट अलग अलग होगा, उस JVM पे जाके अपना बाइट कोड क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। क्या होगा, कंपाइल इधर हो जाएगा। तो वो कोड अपना किसी भी सिस्टम पे चलेगा, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन पे चलेगा, डेस्कटॉप पे भी चलेगा, अपने टीवी पे भी चलेगा। तो अलग अलग वर्चुअल मशीन पे वो कोड क्या होगा, आउटपुट कोड कंपाइल होके सिस्टम पे चलेगा। क्या होगा, अलग अलग मशीन पे वो चलेगा। तो अलग अलग जो मशीन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर अलग अलग JVM होता है। JVM क्या करता है कि JVM जो भी आपका वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है। अभी वर्चुअल मशीन आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर थोड़ा बहुत आपके सिलेबस के अंदर होगा, तो आपने पढ़ा होगा। क्या होता है वर्चुअल मशीन, कैसे काम करता है कि सिस्टम के अंदर एक आप समझो कि सिस्टम होता है, वो क्या करता है कि वो जो भी काम आएगा उसको बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, वो JVM करेगा। वो JVM क्या करेगा, उसको मशीन कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वो मशीन कोड क्या करेगा, वो कंप्यूटर समझ पाएगा। आगे समझ में। तो ये था अपना बाइट कोड का कंसेप्ट कैसे काम करता है।
यही मैंने इधर सभी चीजें बताई है, आप इसे एक बार पढ़ भी सकते हो। आप समझो कि जावा जो सोर्स होता है अपना क्या होता है, जावा डेवलपर क्या करता है, डॉट जावा फाइल पहले लिखता है, क्या करता है, डॉट जावा फाइल लिखता है। उसको क्या करता है कि उसके अंदर कोई भी आप फंक्शंस लिख रहे हो, मेथड्स लिख रहे हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हो, तो ह्यूमन रीडेबल जावा कोड होता है अपना। अभी कंपाइलर क्या करेगा, उसको जावा सी आप लिखते हो ना, जावा सी लिखने के बाद आपको क्या होता है कि उस कंपाइलर पे आपका कोड कन्वर्ट होकर किस में जाता है, एक डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है। तो जो डॉट क्लास जो फाइल बनती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। जब भी आप जावा को कंपाइल करोगे, कंपाइल होने के बाद क्या होता है कि डॉट, हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे उसको, कि डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है। उस डॉट क्लास नाम वाली फाइल को हमें क्या करना है, बाइट कोड है उसे क्या करना है, बाइट कोड होता है, हमें क्या करना है, उसे ह्यूमन रीडेबल बनाना है। तो उस डॉट क्लास फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रन करना पड़ेगा, मशीन अंडरस्टैंडेबल करना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको जावा बाइट कोड को हमें क्या करना है, वर्चुअल मशीन पे कन्वर्ट करना है। तो जो बाइट कोड होता है ना, वो क्या होता है कि वो कंपाइल होने के बाद आपका जो बाइट कोड आएगा, जो डॉट क्लास वाली जो फाइल होगी, अगर आप मान लो अपने विंडोज सिस्टम पे चलाए, अगर उसे आपको उस डॉट क्लास फाइल को अगर आप शेयर कर दोगे अपने दूसरे सिस्टम के ऊपर, तो उस दूसरे सिस्टम पे भी वो चलेगी फाइल, वो कंपाइल होकर आपको आउटपुट उधर दिख जाएगा। तो यही तो मेन फीचर था बाइट कोड जावा के अंदर। आगे समझे, तो बाइट कोड क्या करेगा, वो डॉट क्लास फाइल बन के आपकी, उसे जब आप कंपाइल करोगे, कंपाइल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको जेवीएम जो होगा वो क्या करेगा, उस डॉट क्लास फाइल को क्या करेगा, अपने सिस्टम पे रन करने का काम कौन करेगा, जेवीएम करेगा। आ गया समझ में? तो आई होप आपको कैसे काम करता है वो पूरा इधर समझ में आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट हमें जो देखना है, जावा ने इंटरनेट को कैसे बदला होगा जावा ने इंटरनेट को। पहले अपनी जो वेबसाइट थी वो स्टैटिक वेबसाइट थी, मतलब कि एचटीएमएल सिर्फ पेजेस जो सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस को दिखाते थे, कोई रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं था, नो गेम्स, नो चैट्स, नो एनिमेशन, सारा कंटेंट सर्वर साइड होता है, ब्राउजर से क्या करता है, व्यू करने का काम उसे करना है। ये था अपना पहला इंटरनेट कैसे काम करता है। पर जब जावा आया, तो जावा आने के बाद क्या हुआ कि एप्लेट्स नाम की कंसेप्ट है, अभी तो वो पढ़ाई नहीं जाती है, एप्लेट्स की कंसेप्ट ज्यादा पढ़ाई नहीं जाती है, पर एप्लेट्स नाम की क्या होगी, जावा ने एक नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस की, जावा एप्लेट्स। वो क्या करती, छोटे प्रोग्राम्स को ब्राउजर के अंदर ही रन होते, क्या होते कि एप्लेट्स क्या करते थे कि जो जो छोटे छोटे प्रोग्राम है उसको ब्राउजर के अंदर ही रन करके चलाता था, मतलब कि यूजर को बिना कुछ इंस्टॉल किए एनिमेशन, चार्ट्स, फॉर्म्स, इवन गेम्स भी उसके अंदर चल सकते थे। तो ब्राउजर सडनली क्या बन गया, उसके एप्लेट कंसेप्ट की वजह से इंटरेक्टिव बन गया है। सबसे पहला एप्लेट्स का जादू आ दिखा कि एप्लेट्स का एक फीचर्स आया, तो इंटरनेट के साथ क्या हो गई, अपनी वेबसाइट की इंटरेक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई जावा के एक कंसेप्ट की वजह से, वेबसाइट इंटरेक्टिव होने तैयार होने लगी। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब कि आप देखो कि जावा का कोड अगर आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा, एक बार लिखा, तो आप किसी भी सिस्टम पे जो डॉट क्लास फाइल है, जो बाइट कोड है, उसको आप ऑनलाइन होस्ट करके, ऑनलाइन होस्ट अगर आपने कर दिया, मान लो कि एक सॉफ्टवेयर आपने मान लिया, उसको कंपाइल करने के बाद आपका बाइट कोड जो होगा वो डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, ऑनलाइन होस्ट कर दिया, तो उस ऑनलाइन होस्ट करने के बाद कोई भी उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर जो जेयूएम होगा उससे क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करके उसको चला सकता है। तो कितना अच्छा होगा है ना। तो ये देखो, जावा का एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बहुत ही अच्छा फीचर है, जिसने क्या किया, पूरे इंटरनेट को ही बदल डाला है समझो। क्योंकि आप देखो कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको अभी भी देखो कि आप देखो कि विंडोज के लिए अलग होता है, मैक के लिए अलग होता है, लिनक्स के लिए अलग होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की सब अलग अलग होती है। तो जावा ने तो क्या किया, एक ऐसा बना दिया कि आप डायरेक्टली बाइट कोड जो होगा आपको उसको होस्ट कर दो, होस्ट करने के बाद उसकी कोई भी डाउनलोड कर सके, डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम पर इजीली जेवीएम जो होगा उसको लेना, जाओ वर्चुअल मशीन क्या करेगा, उसको उस बाइट कोड को रन करके अपने सिस्टम पे भी चला सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस वाला फीचर्स ऐसा समझ सकते हैं कि इंटरनेट को जल्दी किसने बदला होगा ना, जावा ने बदला होगा। आगे समझ, नेटवर्क प्रोग्रामिंग को इजी बनाया, मतलब आप ऐसा समझो कि बिल्ट इन नेटवर्क क्लासेस दी, जिसकी सॉकेट हो गया, सर्वर सॉकेट हो गया, यूआरएल कनेक्शन हो गया, ऐसी बिल्ट इन क्लासेस दी, उससे क्या होगा, डायरेक्टली इंटरनेट बेस्ड एप्स बनाना पॉसिबल यहाँ हो गया। किसके अंदर, नेटवर्क प्रोग्रामिंग को इजी बनाने का काम किसने किया, अपने जावा ने किया। चैट्स ऐप बनाने के लिए, फाइल ट्रांसफर टूल्स के लिए, मल्टीप्लेयर गेम्स बनाना आसान हो गया, किसकी वजह से, अपनी जावा की वजह से। सिक्योरिटी लेयर वाया जेवीएम, अभी कैसे सिक्योरिटी आ रही, आप ऐसा समझो कि जो सी और सी प्लस प्लस हमारी लैंग्वेज थी, उधर क्या करते थे कि कोई भी किसी की भी मेमोरी एक्सेस करता था, वही कंप्यूटर की पूरी मेमोरी का एक्सेस हुआ उसको दिया जा सकता था। तो उससे क्या होता है कि सिक्योरिटी वहां नहीं रहती थी, क्योंकि मान लो कि आपकी कोई फोटोज आपकी मेमोरी के सिस्टम के अंदर है, वो भी वहां क्या हो सकते हैं, लीक आ सकते, कोई भी उसका एक्सेस आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके या आपके सिस्टम के आकर आपके क्या हो सकता है, उसका एक्सेस वो ले सकता है। आगे समझ में, कोई भी एक्सेस उसको इमेजेस का उसका एक्सेस ले सकता है। पर जो अपना आप देखोगे कि जावा के अंदर सिक्योरिटी कैसे आई, जो अपना जेवीएम है ना, वो जेवीएम का वो खुद का उसको स्पेसिफिक एक्सेस दिए होते, पूरे सिस्टम का एक्सेस उसके पास नहीं होता, पूरे लोकल सिस्टम का एक्सेस उस जेवीएम के पास नहीं होता, तो जो स्पेसिफिक एक्सेस जो चाहिए वही उसको दिया होता है, उसे पूरे मेमोरी का एक्सेस नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि
स्पेसिफिक जो बाइट कोड आया है उसको रन करो, और क्या करो, जेवीएम का काम क्या है, वो जो बाइट कोड आया है उसको रन करो, रन करने के बाद जो भी स्पेसिफिक काम करना है वो करो, और और अपना काम खत्म करो। ज्यादा मतलब आप कोई भी अलग मेमोरी का, लैपटॉप के अंदर जो मेमोरी है या कोई सिस्टम के अंदर जो मेमोरी है उसका आप एक्सेस मत लो। तो जेवीएम की वजह से क्या होगा कि सिक्योरिटी हाई एक बढ़ने का चांसेस अपने जेवीएम की वजह से हुआ। जेवीएम कहाँ से आया है, अपनी जावा की वजह से आया है। आगे समझ में। तो एक और फीचर्स कह सकते हो आप इसको, या इंटरनेट के अंदर नया एक फीचर्स आ गया, वो सिक्योरिटी का फीचर्स अगर किसी ने बनाया होगा तो अपने वो जावा की वजह से आ गए। आगे समझ। और आप देखोगे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, आप देखोगे तो जावा लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटरेक्टिव वेब एप्स बनाने के अंदर ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी ने डाला होगा तो पहले अपने जावा नहीं डाला। उसके बाद आप देखोगे नई नई टेक्नोलॉजी जो आई है, जावास्क्रिप्ट अगर इंस्पायर किया ना, वो जावा नहीं किया। फ्लैश, इवन मॉडर्न ब्राउजर भी जावा की वजह से बने। आज भी बैक एंड वेब डेवलपमेंट में जावा, स्प्रिंग, जेएसपी काफी यूज होती है। आगे समझ में। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, अगर कोई भी हमारे फ्यूचर में कोर्स आएगा फुल स्टैक का, जावा फुल स्टैक का, तो वहां मैं जरूर आपको इधर पढ़ाने वाला हूँ। अभी इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है कि जावा की स्पेशल फीचर्स कौन से, ये ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जावा के अंदर जो हमारे यू या जिससे जावा का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा। तो पहला जो फीचर्स है वो सिंपल है जावा एज कम्पेयर टू द सी सी प्लस प्लस। अभी आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जावा के अंदर अगर आपने रेफरेंस वेरिएबल के बारे में पढ़ा होगा, वो आता है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। और जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, वहाँ क्या आता है मालूम है क्या, पॉइंटर का कंसेप्ट आता है। वो पॉइंटर का कंसेप्ट स्पेशली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे कंसेप्ट होगी जो हार्ड लगती थी, वो जावा ने क्या कर दी, निकाली दी, और जावा के अंदर उसको और इजी बनाने का काम किया गया। तो ये जावा सिंपल लैंग्वेज आप इसे कह सकती हो एज कम्पेयर टू सी सी प्लस प्लस। वहाँ पॉइंटर्स जो कंसेप्ट थी वो कॉम्प्लेक्स थी, और जो जावा थी उसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल के नाम की एक कंसेप्ट आ गई, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ज्यादा खेल लिया होने लगा। तो और सिंपल क्या हो गई लैंग्वेज हमारी, हो गई जावा। आप कई सारे लोगों को वो कॉम्प्लेक्स लगती है क्योंकि उसे पढ़ाया कॉम्प्लेक्स तरीके से जाता है। मैं आपको इस चैनल पर पूरा इजी वे से आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ही इजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो फीचर देखोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट सिस्टम में क्या करता है, चीजों को डिफाइन करता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की तरह ही जो भी चीज अवेलेबल है उसको क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन करता है। कोई भी आपको देखो कि आगे हम देखेंगे उसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट अपनी आती है, वो ये कोड को मॉड्यूलर बना गया, रीयूजेबल बनाना हो गया। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की वजह से ही हो रहा है। आगे समझ में, मतलब कि जो भी आपका डेटा होगा ना, पूरे डेटा को पहले देखेगा, उस डेटा को ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट समझेगा, और उसी के ऊपर वो क्या करता है, ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं या फिर हम डिफाइन करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर है, आगे हम समझेंगे। अभी आपको समझ में भी नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अभी मैंने समझाया कि राइट वंस रन एवरीवेयर, ये आपको समझ में आएगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। सिक्योरिटी आप देखो तो सिक्योरिटी इसके अंदर ज्यादा है क्योंकि जेवीएम की वजह से। अभी मैंने आपको समझाया कि सी प्लस प्लस के अंदर क्या हो रहा था कि कोई भी मेमोरी क्या कर सके, एक मेमोरी दूसरे मेमोरी को देख सकती है, मेमोरी का एक्सेस सी प्लस प्लस के अंदर हो सकता था, या पूरे लोकल सिस्टम का मेमोरी का एक्सेस उसके पास होता था। और इधर क्या हो गया कि जेवीएम की वजह से क्या आ गया कि जावा के प्रोग्राम जेवीएम के अंदर सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में रन होते। क्या होते हैं सैंडबॉक्स, अगर आपने नाम सुना होगा, कोई बात नहीं है, इतना भी उसके अंदर जरूरी नहीं है कंसेप्ट जानना। इस जावा जेवीएम क्या करता है कि सिस्टम के अंदर सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में रन होती है, आपका जेवीएम के अंदर ही वो रन होती है, वैसी वर्चुअल मशीन पे अपना कोड रन होता है, उसको डायरेक्ट मेमोरी का एक्सेस उधर अलाउ नहीं होता है। इससे सिस्टम क्या होती है कि ज्यादा सिक्योर बनती है। ये भी जावा का सबसे बड़ा फैक्ट जो आगे काम करेगा यह है कि साथ कंपेयर करके भी वो है सिक्योरिटी। आगे समझ। तो और रोबस्ट, आप देखोगे रोबस्ट मतलब कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है, कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग है मतलब कि मेमोरी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन उसके अंदर एक कंसेप्ट है, आगे हम देखेंगे उसको क्या होता है गार्बेज कलेक्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग, टाइप चेकिंग से प्रोग्राम क्रैश नहीं होता इजीली। मतलब कि आप समझो कि रोबस्ट मतलब कि मान लो कि आपका कोई एरर आ गया मान लो, और एरर आ गया है उससे क्या होगा कि अगर सी प्लस प्लस में अगर एरर आ गया तो क्या हो सकता है कि मान लो आपका सर्वर क्रैश होने का जो चांसेस था, कि मान लो कि मेमोरी लीकेज का एरर आ गया, या कोई वेरिएबल था वो क्या करता था कि पूरी मेमोरी कैप्चर कर लेता था। तो मान लो कि डेटा अगर बहुत ही बड़ा साइज का होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी मेमोरी की साइज भी उतनी ले लेगा ना। तो मेमोरी की साइज अगर बढ़ गई तो सर्वर हमारा क्या हो सकता है, उधर क्रैश हो सकता था। पर ये देखो कि जावा के अंदर जो रोबस्ट जो फीचर्स है वो क्या करता था कि वो उसके अंदर क्या कहता था कि प्रोग्राम क्रैश होने से बचा जा सकता था, क्योंकि उधर जेवीएम के अंदर ही पूरा काम होता है, पूरी सिस्टम को या सर्वर को वो क्रैश नहीं कर सकता था। आगे समझ। रोबस्ट एक फीचर्स है, आगे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको सिर्फ इधर फीचर्स को समझना है जो इंटरव्यू के अंदर आपको बताने होती है। नेक्स्ट देखो आप आर्किटेक्चर न्यूट्रल, मतलब कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है, वो अपना बाइट कोड है। अगर आपके सिस्टम के अंदर जेवीएम इंस्टॉल है, जेवीएम है, तो उस बाइट कोड को क्या करेगा, कंपाइल करके उस मशीन को इंस्ट्रक्शन देते चलेगा। कोई भी आर्किटेक्चर पे उसको कोई भी नहीं, मतलब मोबाइल एप्स भी चल रहा है, आप देखो लैपटॉप पे भी चल रहा है हमारा जावा, तो आर्किटेक्चरली न्यूट्रल है।
आगे समझ में। मल्टी थ्रेडेड मतलब कि मल्टीपल काम, जैसे कि गेम भी आप बज रहे हैं, आपकी म्यूजिक भी एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब आपके अलग अलग टैब्स होती है, जैसे कि इस टैब पे आपने यूट्यूब चलाया, दूसरी टैब पर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, अलग अलग टूल यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि उसकी मल्टी थ्रेडिंग एक कंसेप्ट ही है, वो क्या करते हैं कि ऐसा समझो कि एक ही प्रोग्राम के अंदर आपकी कई सारे काम को एग्जीक्यूट करने का ऐसा प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। आगे हम समझेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, इसके ऊपर पूरा 2 से 3 घंटा ही हमारा पूरा चला जाने वाला है। तो और आप इधर समझो कि मल्टीपल काम करने का एक तरीका है, वो जावा के अंदर भी प्रोवाइड किया गया था। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि वही मैंने बताया कि बिल्ट इन सपोर्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जैसे चैट्स ऐप, कोल्ड ऐप इजीली बन सकते हैं इंटरनेट के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। बाइट कोड का अगर आपने होस्ट कर दिया तो कोई भी उसको इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर उसे क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। आगे समझ, डिस्ट्रीब्यूटेड था नेटवर्क के अंदर, नेटवर्किंग के बिल्ट इन सपोर्ट होता था, लाइक सॉकेट आरएम जो नेटवर्किंग प्रोग्राम के लिए यूज होते थे, वो भी इसके अंदर फीचर्स आ गए। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जैसे कि चैट्स ऐप, क्लाउड टूल्स इजीली इसके अंदर बन सकती है। आगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड भी उसका एक फीचर्स है। हाई परफॉर्मेंस, मैंने अभी बताया कि जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब लाइन बाय लाइन उस कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। कैसे करता है कि बाइट कोड जो था, कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को कंपाइल करके बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड जो आएगा तो उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। आगे समझ में। तो आपका जो जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने के बावजूद JIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करता है, जो रन टाइम पे कोड को नेटिव में कन्वर्ट करता है। आगे समझ में। रन टाइम पे उसे क्या करता है, नेटिव में कन्वर्ट करने का काम इसके अंदर होता है। वही उसका हाई परफॉर्मेंस वाला फीचर है कि इसके अंदर इंटरप्रेटर मतलब JVM जो था वो उसको क्या करता है, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। और जो बाइट कोड जो था, वो बाइट कोड का कंपाइलर उसे पहले से कंपाइल कर लेता पूरा। कंपाइलर का काम ही हुई कि पूरे कोड कंपाइल कर। जो C++ था क्या करता था, उधर जो कंपाइलर था डायरेक्टली मशीन कोड के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता था। पर जावा के अंदर जो आप देखो कि पहले तो वो कंपाइलर क्या करता था, उसे कंपाइल करके बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करता था। जैसे ही बाइट कोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर एक काम करता था। इंटरप्रेटर क्या करता था कि उस कोड को लाइन टू लाइन क्या करता था, लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करने का काम करता था। जो भी एरर आएगा उसे डायरेक्टली उसी लाइन पर बताया जाएगा कि इस लाइन पे आपका एरर आ चुका है, तो आप इस एरर को सॉल्व करो, तभी आपका मशीन कोड समझ में पाएगा। तो JVM क्या करेगा, उसको तभी उसको क्या करेगा, रन करके अपने लोकल मशीन पे उसे रन करने का काम JVM करेगा। डायनामिक मतलब कि जावा रन टाइम पे लोड होने वाली लाइब्रेरीज और क्लासेस को सपोर्ट करता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और नए फीचर्स बिना रिस्टार्ट किए ऐड किए जा सकते हैं। डायनामिक मतलब कोई भी नए फीचर्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और जो अपनी क्लासेस है, लाइब्रेरीज है, उसको रन टाइम पे लोड कर आप वहां कर सकते हो। तो डायनामिक भी फीचर्स जावा के अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो यही था पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर जो पहला यूनिट थे हमारा, इधर खत्म हो चुका है। आगे हम डेली कंटिन्यू लेक्चर लेने का ट्राई करेंगे। अभी हमारा पहला ही डे, और रेगुलरली हम लेक्चर डालने का ट्राई करेंगे। हफ्ते में ऐसा करेंगे कि 5 दिन तो हमारे लेक्चर इधर आने ही चाहिए। आगे समझे। तो 5 दिन हम ट्राई करेंगे कि पूरा लेक्चर ट्राई करेंगे कि 2 दिन छुट्टी आपको दिए जाएंगी, क्योंकि आप हफ्ते भर में जो भी दिया है उसको रिवाइज कर सके, प्रॉपर उसे अंडरस्टैंड कर सके। वो 2 दिन की छुट्टी वहां आपको जरूर दी जाएगी। आगे समझ। चाहे तो 200 दिन से ज्यादा भी कोर्स भी चला गया तो भी चलेगा, पर रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यही मेरा है। आप देखो इस इंस्टाग्राम पेज पे मुझे डाउट पूछ सकते हो, कौन सी चीज मुझे इंप्रूव करनी चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। और लोगों के साथ आप ये चैनल को शेयर करो, क्योंकि अभी मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए आपको इस चैनल को ग्रो करना ही होगा, क्योंकि अलग अलग मुझे और सेटअप करना है, तो ये चैनल भी मोनेटाइज होना चाहिए। आगे समझ। अच्छा सेटअप होने के लिए, माइक सेटअप होने के लिए, अच्छा माइक यूज करने के लिए, तो ऐसे लगते हैं। तो आप मेरे मतलब मैं जितना हो सके उतना ट्राई करता हूँ कि क्वालिटी वाला कंटेंट आप तक पहुंचे। पर और क्वालिटी अगर बढ़ानी है तो सब्सक्राइबर बढ़ाना बहुत जरूरी है। आगे समझ। तो आपको भी इसको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, अलग अलग लोगों को शेयर करना है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा तो। और लिंक्डइन पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आज का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसका जो मैंने आपको पढ़ाया ना, उसको आप क्या करो, लिंक्डइन के ऊपर शेयर करो, तो आपकी जो जर्नी है वो पूरी वहां डिफाइन होगी। मैं जरूर मुझे वहां कनेक्ट करके मैं जरूर आपको वहां रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आगे समझ में। तो यही सारी चीजें हैं, आपको अच्छे से उसको रेडी करना है, सभी चीजों आपको डेवलप करनी है, और डे बाय डे आपको खुद को इम्प्रूव करना है, और मैं भी इधर इम्प्रूव करता रहूंगा। आगे समझ में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।